आ जाइए साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने लॉग के चैप्टर को पूरा किया है। लॉग, और आज हम लोग बात करेंगे रूसो पर। हॉप्स हो गया, हमारा लॉग हो गया, आज हमारा रूसो स्टार्ट हो रहा है। नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? रूसो। और रूसो साथियों एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए साथियों, पढ़ते रहिएगा आप लोग। डाल दीजिए टॉपिक, जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स, जीन जैक्स रूसो, रूसो 1712 से लेकर के 1778 ईस्वी तक, ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, इनका जीवन काल रहा साथियों। 1712 ईस्वी से लेकर के 1778 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। किनका? रूसो का। चलिए साथी, अगर हम रूसो की बात कर लेते हैं तो रूसो जो थे, रूसो का जो जन्म हुआ था, रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में हुआ था। और एक स्थान था, कौन सा? जेनेवा, है ना। स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? रूसो का जन्म हुआ था साथियों, रूसो का जन्म हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी जो माताजी थी, उनका देहावसान हो गया, यानी कि उनका देहांत हो गया था। तो इनका जो लालन पालन था पूरी तरीक़ा से इनके पिताजी द्वारा किया गया, इनके पिता के द्वारा इनका लालन पालन किया गया साथियों। सुनते रहिएगा थोड़ी देर। तो इनका इनके जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी माताजी तो जो थी, उनका देहावसान हो गया, और इनकी जो लालन पालन था बचपन का, इनके पिताजी ने ही, इनके पिता ने ही किया। इनके जो पिता थे, इनके पिता और एक घड़ी साज थे। कौन थे? घड़ी साज। घड़ी साज मतलब जो घड़ी बनाने वाला होता है, वो थे। रूसो के पिता घड़ी साज थे। रूसो का जो पिता था वो थोड़ा सा चरित्रहीन व्यक्ति था। कैसा था? वो चरित्रहीन व्यक्ति था। मतलब थोड़ा सा रसीले टाइप का आदमी था। कहते हैं थोड़ा सा रसीले टाइप का आदमी था, मतलब चरित्रहीन था। उसके शौक थे, वो अनोखे शौक थे। वो आर्केस्ट्रा देखता था। क्या देखता था? आर्केस्ट्रा, जो स्टेज के डांस होता है वो देखता था। मतलब गंदी गंदी चीज़ें उसे देखने का शौक था। चरित्रहीन चीज़ें उसे देखने का शौक था। रूसो जो था वो कभी स्कूल नहीं गया साथियों, वो स्कूल नहीं गया रूसो कभी। रूसो इतना प्रतिभावान था कि उसने अपनी प्रतिभा के दम पर ही उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था। और जब रूसो पढ़ना लिखना सीख गया, और रूसो के जो पिता थे वो चरित्रहीन व्यक्ति थे, तो कहीं ना कहीं रूसो के जो पिता थे वो रूसो से चरित्रहीन अवांछनीय पुस्तकें पढ़वाते थे। जो गंदी गंदी पुस्तकें होती हैं उन्हें पढ़वाते थे। कौन? रूसो के पिता। रूसो से, रूसो से साथियों। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इससे क्या हो गया, जब रूसो से उसके पिता उल्टी सीधी पुस्तकें पढ़वाते थे, तो रूसो का जो दिमाग था, जो मन था, उसका जो मस्तिष्क था, वो भी कहीं ना कहीं बुरा होता चला गया। वो भी कहीं ना कहीं मलिन होता चला गया उन सब चीज़ों में। उसका जो दिमाग था वो मलिन होता चला गया, बुरा होता चला गया। रूसो की जो दशा आ गई, रूसो की दशा इतनी आ गई कि वो दीनहीन दशा में रहने लगा। दीनहीन दशा में मतलब रहने लगा, इसका मतलब है कि जहाँ पर उसको जो मिलता था वो खाने लगा, जहाँ जगह मिल जाती थी वहाँ सोने लगा। तो उसकी स्थिति इतनी खराब आ गई कि घर से बाहर निकलता था तो घर के जो उनकी जो बाहर समाज के लोग थे वो उसे स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि समाज के लोग थे वो उसे स्वीकार नहीं करते थे। इस वजह से, वो समाज के डर की वजह से वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि कुछ समय पश्चात रूसो को स्विट्जरलैंड छोड़ना पड़ा।
स्विट्जरलैंड छोड़ना पड़ा और रूसों को फ्रांस में शरण लेनी पड़ी। कहाँ पर? फ्रांस में शरण लेनी पड़ी। और फ्रांस की जो है इन्होंने नागरिकता भी ग्रहण करी, नागरिकता फ्रांस की ग्रहण कर ली और फ्रांस में इन्होंने शरण ली। अब फ्रांस में आते ही इनके जीवन की अब शुरुआत हुई सही तरीका से। अब इनके जीवन में कहीं ना कहीं मूलभूत परिवर्तन आने वाला है जैसे ये फ्रांस में आए। 1749 ईस्वी की बात है। 1749 ईस्वी में फ्रांस में एक अकादमी थी, ललित कला अकादमी। कौन सी? ललित कला अकादमी फ्रांस में थी। उस ललित कला अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करी। एक कौन सी निबंध प्रतियोगिता आयोजित करी? 1749 ईस्वी में। इस निबंध प्रतियोगिता का विषय था कि कला और विज्ञान ने लोगों को अच्छा बनाया या बुरा। इस निबंध प्रतियोगिता का जो विषय था वो क्या था कि कला और विज्ञान ने लोगों को अच्छा बनाया या बुरा बनाया। तो ये इसका विषय था। रूसों ने भी इसी प्रतियोगिता में भी भाग लिया। रूसों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया क्योंकि यह फ्रांस का नागरिक है। तो जब रूसों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया तो जो विषय प्रतियोगिता का था उस विषय के कहीं ना कहीं विरोध में ही अपना निबंध लिखा। उस विषय के विरोध में ही अपना निबंध लिखा और इसने समाज को दो भागों में बांटा। इसने कहा एक होता है आदिम समाज और एक होता है सभ्य समाज। अर्थात इसने आदिम समाज की तुलना सभ्य समाज से करी, सभ्य समाज से करी और आदिम समाज को अच्छा बताया और सभ्य समाज को बुरा बताया। आगे हम लोग लिखेंगे तो समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। तो जीन जैक्स रूसो। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में। लिखिए साथियों, रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड की जेनेवा नामक स्थान पर हुआ। तो रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक स्थान पर हुआ। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी माता का देहावसान हो गया। इनका लालन पालन इनके पिता ने किया था। तो इनके पिता ने किया था इनका लालन पालन। रूसों का पिता एक घड़ी साज था। रूसों का पिता एक घड़ी साज था तथा चरित्रहीन व्यक्ति था। तो इसका जो पिता था वो कैसा था? वो चरित्रहीन व्यक्ति था। रूसो कभी स्कूल नहीं गया। रूसो जो था वो कभी स्कूल नहीं गया। रूसो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर
प्रतिभा के दम पर, प्रतिभा के दम पर उसने पढ़ना लिखना, उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। तो उसने पढ़ना लिखना अपनी प्रतिभा के दम पर सीख लिया था। वो कभी स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया। रूसो का पिता, रूसो का पिता, रूसो का पिता रूसो से, रूसो से चरित्रहीन, चरित्रहीन, रोमांचकारी, 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 अवांछनीय, अवांछनीय पुस्तकें, पुस्तकें पढ़वाता था, जिससे रूसो का मन मस्तिष्क, मन मस्तिष्क बुरा हो गया। बुरा कैसा हो गया? बुरा हो गया। रूसो की दशा, रूसो दीनहीन दशा में रहने लगा। रूसो दीनहीन दशा में, दीनहीन दशा में रहने लगा, रहने लगा। तो रूसो कैसी दशा में रहने लगा? दीनहीन दशा में रहने लगा। उसे सभ्य समाज से डर लगता था, डर लगता था, क्योंकि समाज उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन समाज उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वो सभ्य समाज से डर लगता था। वो सभ्य समाज में बाहर निकलने से डरता था, बाहर नहीं निकलता था वह। समझे साथियों? एक ऐसा समय आया, एक ऐसा समय आया, लिखिए, एक ऐसा समय आया, आया जब रूसो को, रूसो को स्विट्जरलैंड छोड़कर फ्रांस में शरण लेनी पड़ी। फ्रांस में शरण लेनी पड़ी और फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली, और फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली, और फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। 1749 ईस्वी में, लिखिए अगला पैराग्राफ बना करके, 1749 ईस्वी में फ्रांस की ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता,
एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करी, आयोजित की। इस निबंध प्रतियोगिता का, इस निबंध प्रतियोगिता का विषय था कि कला और विज्ञान ने मनुष्य को अच्छा बनाया या बुरा। तो ये इसका विषय था। लिखिए साथियों आगे, रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। तो साथियों रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और निबंध प्रतियोगिता के विषय के विरोध में अपना निबंध लिखा। यानी कि जो निबंध प्रतियोगिता का विषय है कि कला और विज्ञान ने मनुष्य को बुरा बनाया या अच्छा बनाया, इसके विरोध में उसने अपना निबंध लिखा। किसने? रूसो ने। लिखिए साथियों कि इस निबंध प्रतियोगिता के विषय के विरोध में अपना निबंध लिखा। तो इस प्रतियोगिता के जो निबंध का विषय था उसके विरोध में ही अपना निबंध लिखा। साथ ही रूसो ने समाज को दो भागों में विभाजित किया। पहला बताया आदिम समाज और दूसरा बताया सभ्य समाज। तो मैं इसे रफ कर लूं, उसके बाद लिख रहे हैं। साथियों बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। जब मैंने आपसे कह दिया कि हाँ मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, तो मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे कितना भी कुछ भी करना पड़े आप लोगों के सहयोग के लिए। तो देखिए तो रूसो ने इस निबंध में इस निबंध में समाज को दो भागों में बांटा। नंबर 1 आदिम समाज, नंबर 2 सभ्य समाज। और आदिम समाज की तुलना आदिम समाज की तुलना सभ्य समाज से की। रूसो ने आदिम समाज को अच्छा बताया। रूसो ने क्या बताया साथियों?
रूसों ने आदिम समाज को अच्छा बताया। रूसो कहते हैं कि जो प्रारंभ में जो मनुष्य था, जो प्रारंभ में मानव था, वो अच्छा था, वो अच्छा था। उसमें क्या था? उसमें सद्भावना थी, परमार्थ का गुण था, ईमानदारी थी, सादगी थी। वह मनुष्य विवेकहीन था, मतलब विवेक नहीं था। वो मनुष्य अज्ञान था, अज्ञानता थी उसके पास। वह अपने और पराये में भेदभाव नहीं करता था, अपने और पराये में भेदभाव नहीं करता था। सबको एक समान रूप से देखता था और एक दूसरे के लिए कार्य करता था, एक दूसरे के लिए कार्य करता था। चलिए साथी लिखिए कि इसी निबंध में रूसों ने आदिम समाज को अच्छा बताया। रूसो कहते हैं कि प्रारंभिक मानव अच्छा था। प्रारंभिक मानव यानी कि जो आदिम समाज था, प्रारंभिक मानव अच्छा था। इसमें ईमानदारी, परमार्थ, सादगी, थी तथा ये विवेकहीन था। ये अज्ञानता से परिचित था। ये अज्ञानता से परिचित था। जो अपने और पराये में भेदभाव नहीं करता था। यह एक दूसरे के लिए कार्य करता था। तो कहा जाए तो आदिम समाज के लिए रूसो ने कैसा बताया? अच्छा बताया। रूसो कहते हैं कि जब से कला और विज्ञान का जन्म हुआ, यानी कि कला और विज्ञान अस्तित्व में आया, या फिर जब से कला और विज्ञान का उदय हुआ, जब से मनुष्य विवेकपूर्ण बना, तब से मनुष्य क्या बन गया? विवेकपूर्ण बन गया और बुद्धिमान बना। और क्या बना? बुद्धिमान बना। जैसे ही मनुष्य में विवेक आया, बुद्धिमान बना, उसमें अपने और पराये की लालसा जागने लगी। और ईमानदारी नष्ट हो गई, सद्भावना नष्ट हो गई, परोपकार का गुण, परमार्थ का गुण बिल्कुल नष्ट हो गया। रूसो कहते हैं कि सभ्य समाज में सब लोग दुखी हैं। सब लोग दुखी हैं। जिसके पास संपत्ति है उसे खोने का डर सता रहा है, सताता रहता है। और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे पाने की लालसा है। उसे पाने की लालसा है। ये कौन कहते हैं? तो रूसो ने कहा। अर्थात कहा जाए
तो रूसों ने आदिम समाज को अच्छा बताया तथा सभ्य समाज को बुरा बताया। तथा सभ्य समाज को कैसा बताया भैया? बुरा बताया है। हमारे गांव में कहते हैं बुरो बताओ। कैसे बताओ? बुरो बताओ भैया, है ना। तो चलिए देखिए इसमें क्या बताया मैंने आपको कि भेदभाव नहीं करता था, यह एक दूसरे के लिए कार्य करता था। लिखिए, जब से कला और विज्ञान अस्तित्व में आया तब से मनुष्य में विवेक और बुद्धि का जन्म हुआ और मनुष्य अपने और पराये में भेदभाव करने लगा तथा मनुष्य में ईमानदारी, परमार्थ तथा सद्भावना समाप्त हो गई। अर्थात रूसों ने आदिम समाज को अच्छा तथा सभ्य समाज को बुरा बताया। रूसो कहते हैं कि रूसो कहते हैं कि सभ्य समाज में सब दुखी हैं। सभ्य समाज में सभी लोग दुखी हैं। जिसके पास संपत्ति है उसे खोने का डर सता रहा है। जिसके पास नहीं है उसे उसमें पाने की लालसा है। अर्थात रूसों ने कहा कि सभ्य समाज में सभी लोग दुखी हैं। जिसके पास संपत्ति है उसे खोने का डर लगा रहता है कि मेरी संपत्ति कोई छीन ना ले, और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे पाने की लालसा है कि भैया कहीं से न कहीं से संपत्ति मिल जाए, कहीं से न कहीं पैसा का भरा हुआ बैग मिल जाए हमें, हैं, सोना चांदी मिल जाए। तो ये कहा, ये पाने की लालसा होती है आदमी में, पाने की लालसा लगी रहती है मनुष्य में। समझ पा रहे साथियों? तो रूसों ने इस निबंध प्रतियोगिता में सभ्य समाज को बुरा बताया और आदिम समाज को कैसा बताया? अच्छा बताया।
मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए और लिख लीजिए, रूसों ने इस निबंध प्रतियोगिता में, रूसों ने इस निबंध प्रतियोगिता में सभ्य समाज को बुरा तथा आदिम समाज को अच्छा बताया, अच्छा बताया। तो रूसों ने इस निबंध प्रतियोगिता में सभ्य समाज को बुरा बताया, मैंने आपको बताया, और आदिम समाज को कैसा बताया, अच्छा बताया। रूसों ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथियों, रूसों ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो रूसों ने इस प्रतियोगिता में कैसा स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथियों, जब ये निबंध प्रतियोगिता प्रकाशित की गई तो रूसों के विचार लोगों को अच्छे लगे, और रूसों क्या हुआ, रूसों रातों रात फेमस हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि नए नए जो वर्तमान में जो नए नए टिकटॉकिया बन रहे हैं, वो रातों रात फेमस हो जाते हैं, रातों रात फेमस हो जाते हैं। तो नए नए टिकटॉकियों को यही काम है अपना अपना हुनर, अपने सबके पास उनका अपना हुनर है, हमारा अपना हुनर है भैया, है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये प्रतियोगिता सार्वजनिक हुई या प्रकाशित हुई तो रूसों समाज में लोकप्रिय हुआ, रातों रात फेमस हो गया, लोकप्रिय हुआ। और रूसों को इसी निबंध प्रतियोगिता से प्रसिद्धि मिली। साथियों, रूसों को इसी निबंध प्रतियोगिता से प्रसिद्धि मिली। चलिए लिखिए और लिख लीजिएगा इसमें ही, जब यह निबंध प्रतियोगिता प्रकाशित हुई तो रूसों लोकप्रिय हुआ, समाज में लोकप्रिय हुआ, रूसों समाज में लोकप्रिय हुआ, और रूसों को प्रसिद्धि मिली, रूसों को इसी निबंध प्रतियोगिता से प्रसिद्धि मिली, और रूसों को इसी निबंध प्रतियोगिता से प्रसिद्धि मिली। क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। और रूसों को इसी निबंध प्रतियोगिता से भैया प्रसिद्धि मिली, रातों रात फेमस हो गया है। जी हाँ साथी, आप जानते हैं कि गिफ्ट में मिली हुई सफलता या फिर कम समय में मिली हुई सफलता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जैसे कुछ गाने भी बने, कच्चा बादाम, रानू मंडल साहब आई अपना, तेरी मेरी, हैं, वो ऐसी कुछ गाना था। तो कुछ कम समय में फेमस होने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ये क्या, एक गिफ्ट है, एक उपहार में दी गई आपको प्रसिद्धि है। लोकप्रिय जो हुए हैं वो आप उपहार में हुए हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो। जो कम समय में और जो अधिक समय में 20 साल 10 साल 15 साल जब एक ही चीज़ पर लगाते हैं, और तो वो जो आपको प्रसिद्धि मिलती है वो आपके जीवन भर चलती है, आपके मरणोपरांत भी चलती है। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि जब
प्रतियोगिता आयोजित की गई 1749 ईस्वी में ललित कला अकादमी द्वारा, फ्रांस, कहाँ पर, फ्रांस में। तो उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया किसने, रूसों ने। और रूसों ने उस निबंध प्रतियोगिता को जो विषय था, उस प्रतियोगिता के विषय के विरोध में ही अपना निबंध लिखा, अपने उसके विरोध में ही अपना नाम निबंध लिखा। रूसों ने समाज को दो भागों में विभाजित किया उसी निबंध में। उसमें एक तो आदिम समाज, दूसरा सभ्य समाज। और आदिम समाज को अच्छा बताया। रूसो कहते हैं कि आदिम समाज में क्या होता है रूसो कहते हैं कि प्रारंभ में मानव अच्छा था, प्रारंभ मानव अच्छा था, उसमें ईमानदारी थी, सादगी थी, परमार्थ का गुण था, परोपकारी था, परमार्थी था, मानवता का गुण था, एक दूसरे के लिए कार्य करते थे मानव। और अज्ञानता था, विवेक नहीं था उसमें। तो वह एक दूसरे के लिए कार्य करते थे, एक दूसरे में एक में और मानी के अपने में और पराये में कोई भेदभाव नहीं समझते थे। इसलिए आदिम समाज को अच्छा बताया किसने, रूसों ने। रूसो कहते हैं कि जब से समाज में कला और विज्ञान अस्तित्व में आया, तब से मनुष्य में विवेक आया, बुद्धि उत्पन्न हुई। और जैसे विवेक आया और बुद्धि उत्पन्न हुई, वैसे ही समाज में लोग अपने बुरे को पहचानने लगे, यानी कि अपने और पराये को समझने लगे, जिससे ईमानदारी, परोपकारी, परमार्थ, सद्भावना, ये सभी गुण क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ये सभी गुण विलुप्त हो गए समाज से। रूसो कहते हैं कि सभ्य समाज में सभी लोग दुखी हैं, सभ्य समाज में सभी लोग दुखी हैं। जिसके पास संपत्ति है उसे खोने का डर सता रहा है, और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसमें पाने की लालसा लगी हुई है कि कहीं से हमें संपत्ति मिल जाए, कहीं से संपत्ति मिल जाए। तो अर्थात इस बात से ये स्पष्ट है साथियों कि रूसों ने अपनी निबंध प्रतियोगिता में आदिम समाज को अच्छा बताया तथा सभ्य समाज को बुरा बताया। और साथियों, जब ये निबंध प्रतियोगिता प्रकाशित हुई तो रूसो लोकप्रिय हुआ, रातों रात रूसो फेमस हो गया, रूसो फेमस हो गया। और रूसो को इसी निबंध प्रतियोगिता साथियों प्रसिद्धि मिली। ललित कला अकादमी में पुनः एक प्रतियोगिता आयोजित की गई 1754 ईस्वी में। 1754 ईस्वी में ललित कला अकादमी ने एक पुनः यानी कि दोबारा से निबंध प्रतियोगिता आयोजित करी, जिसका विषय था विषमता की उत्पत्ति एवं निजी संपत्ति। विषमता की उत्पत्ति एवं निजी संपत्ति उसका विषय था साथियों। चलिए मैं आपको रफ कर दूं, ये उसके बाद लिखते हैं हम लोग। साथियों, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। और आप लोग एक कमेंट जरूर, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, समझे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग और अपनी तैयारी करते रहें। चलिए साथियों, तो मैं आपको बता रहा था कि 1754 ईस्वी में 1754 ईस्वी में फ्रांस की ललित कला अकादमी ललित कला अकादमी ने पुनः एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जिसका विषय था विषमता की उत्पत्ति तथा निजी संपत्ति। विषमता की उत्पत्ति, जिसका विषय था विषमता
की उत्पत्ति एवं निजी संपत्ति, विषमता की उत्पत्ति एवं निजी संपत्ति। रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में निजी संपत्ति पर प्रकाश डाला। साथियों, रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में अपनी निजी संपत्ति पर प्रकाश भी डाला। क्या कहा रूसो ने निजी संपत्ति के बारे में? रूसो कहता है कि विषमता का मूलतः जो कारण है वो निजी संपत्ति ही है। विषमता का जो मूलतः कारण है वो निजी संपत्ति है। रूसो कहता है कि प्रारंभ में कोई निजी संपत्ति नहीं थी, कोई निजी नहीं था किसी का, सब सार्वजनिक था, सब सार्वजनिक था। किसी एक व्यक्ति ने जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करके कहा कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, और समाज के मूर्खों ने इसे सहज से स्वीकार भी कर लिया। समाज के लोगों ने इसे सहज से स्वीकार भी कर लिया। यहीं से क्या हुआ? यहीं से निजी संपत्ति का उदय हुआ। यही साथियों निजी संपत्ति का उदय हुआ। चलिए साथियों लिखिएगा, विषमता का मूलतः कारण निजी संपत्ति। रूसो कहते हैं कि विषमता का मूलतः कारण विषमता का मूलतः कारण निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति है। तो विषमता का मूलतः कारण क्या है? निजी संपत्ति है। रूसो कहते हैं कि प्रारंभ में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। रूसो ने कहा कि प्रारंभ में कोई निजी संपत्ति नहीं थी, सब कुछ सार्वजनिक था, सार्वजनिक था। तो सब कुछ सार्वजनिक था। आगे रूसो ने लिखा कि प्रथम व्यक्ति जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि यह मेरा है, यह हमारा है, और समाज के अन्य मूर्खों ने इसे सहज से स्वीकार भी कर लिया। यहीं से निजी संपत्ति का उदय हुआ। चलिए लिखिए, रूसो ने लिखा कि प्रथम व्यक्ति जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि यह हमारा है, यह हमारा है, और समाज के मूर्ख लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहीं से निजी संपत्ति का उदय हुआ। निजी संपत्ति का उदय हुआ।
निजी संपत्ति का उदय हुआ। यहीं से क्या हुआ भैया, यहीं से निजी संपत्ति का उदय हुआ। तो समाज के एक वर्ग ने, यानी कि समाज के एक व्यक्ति ने कहा कि भैया ये जो जमीन है, ये जो जमीन है ये क्या है, इसे घेर लिया, इसे घेर लिया किसी एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति या समूह ने, एक व्यक्ति या समूह ने इसे घेर लिया चारों तरफ से और कहा कि यह हमारा है, ये क्या है, यह हमारा है। और समाज के जो लोग थे, जो मूर्ख लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो समझ विकसित नहीं थी उनमें, उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया, हाँ भैया हाँ तुम्हारा ही है। जब 4 लट्ठ लेकर आदमी खड़े हो जाए तो सीधे साहब कहते हैं कि भैया हाँ तुम्हारा ही है सब कुछ है। यही हिसाब यहाँ पर हुआ। तो किसी एक व्यक्ति ने ज़मीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया, कह दिया कि साहब कि ये हमारा है, तो लोग ने, समाज के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और यहीं से क्या हुआ, यहीं से निजी संपत्ति क्या हो गई, शुरुआत हुई या फिर निजी संपत्ति का उदय हुआ। और वही व्यक्ति क्या कहलाया, वही व्यक्ति जिसने जमीन के टुकड़े पर, जिस व्यक्ति ने जमीन के टुकड़े पर कब्जा किया था, वही व्यक्ति समाज का, इनके वही व्यक्ति राज्य का संस्थापक बना। चलिए साथियों लिखिए आगे, लिखिए, जिस व्यक्ति ने जमीन के टुकड़े पर कब्जा किया था, वही व्यक्ति राज्य का संस्थापक बना। तो वही व्यक्ति क्या बना, वही व्यक्ति राज्य का संस्थापक बना। और जब से ही निजी संपत्ति का उदय हुआ, लिखिए, और जब से ही निजी संपत्ति का उदय हुआ और समाज में विषमता उत्पन्न हुई, या विषमता की उत्पत्ति हुई, और समाज में सबसे ही क्या हुई, विषमता की उत्पत्ति हुई। रूसों ने अंतिम समय में कई देशों की यात्रा की। रूसों ने अपने अंतिम समय में कई देशों की यात्राएं की, लेकिन वह किसी भी देश में स्थायी रूप से रह ना सका, लेकिन वह कहीं पर भी स्थायी ना हो सका, स्थायी रूप से रह ना सका, क्योंकि उसका स्वभाव एवं अभिमान के कारण, वह किसी भी देश में स्थायी रूप से रह ना सका। अंतिम समय में वह फ्रांस लौट पुनः फ्रांस लौट आया तथा इसकी मृत्यु फ्रांस में ही हुई। इसकी मृत्यु 1778 ईस्वी में फ्रांस में ही हुई। रूसो एक अनुत्तरदायी एवं चरित्रहीन विचारक माना जाता है। रूसो क्या माना जाता है? रूसो को एक अनुत्तरदायी एवं चरित्रहीन विचारक माना जाता है। इसके जीवन का एक सूत्र था, उसने एक मंत्र बना रखा था, उसने एक मोटिव बना रखा था अपने जीवन का कि कष्ट पड़े तो भाग जाओ, कष्ट पड़े तो भाग जाओ।
तो रूसो ने अपने जीवन का एक सूत्र बना रखा था कि कष्ट पड़े तो भाग जाओ, जहां भी आपको कष्ट पड़े जीवन में वहां से उस सीढ़ी से आप निकल लो। यही उसका सूत्र था, यही उसका सूत्र था। रूसो जो था, रूसो को भूत की कोई चिंता नहीं थी, यानी कि भूत का कोई पछतावा नहीं था। भूत मतलब जो पहले बीत गया, यानी कि बीते हुए काल का उसे कोई पछतावा नहीं था, और भविष्य की उसे कोई चिंता नहीं थी, भविष्य की उसे कोई चिंता नहीं थी। रूसो सदैव वर्तमान में जीता था, रूसो सदैव वर्तमान में जीता था। चलिए साथियों लिखिएगा आगे। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा कि भाई व्यक्ति राज्य का संस्थापक भी बना। जब से निजी संपत्ति को उदय हुआ तभी से समाज में विषमता उत्पन्न हुई। यहाँ तक लिख लिया, आगे रफ कीजिए। साथियों बता दिया कर दिए मुझे आप लोग कि हाँ आपको समझ में आ रही है क्लास। किन क्लासों से आपकी स्टडी में कुछ फ़र्क पड़ा है या फ़र्क नहीं पड़ा है, बता दीजिए मुझे। कि YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा पूरा सिलेबस कोई पढ़ा रहा है, पूरा सिलेबस आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मुझे आशा है। और एक एक शब्द मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि जो भी बच्चा हमारी वीडियो देखे उसका, मैं तो ये चाहता हूँ कि जीवन में पूरी तरीक़ा से परिवर्तन हो जाए और जल्द से जल्द वो सिलेक्शन पा जाए। और साथियों आइए कभी हमसे मिलने, आइए कभी हमसे मिलने। देखिए रूसो ने अंतिम समय में कई देशों की यात्राएं की। रूसो ने अंतिम समय में कई देशों की यात्राएं की, लेकिन अपने स्वभाव एवं अभिमान, थोड़ा घमंडी भी था वो, स्वभाव एवं अभिमान के कारण कहीं स्थायी ना हो सका। रूसो अंतिम समय में फ्रांस लौटकर आया। रूसो अंतिम समय में फ्रांस लौट आया और इसकी मृत्यु 1778 ईस्वी में 1778 ईस्वी में फ्रांस में ही हुई। 1778 ईस्वी में फ्रांस में हुई। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई? 1778 ईस्वी में फ्रांस में ही हुई। रूसो एक अनुत्तरदायी चरित्रहीन विचारक माना जाता है। रूसो एक, चलिए लिखिए, रूसो को एक अनुत्तरदायी चरित्रहीन प्रकृति प्रेमी, लिखिए एक और, प्रकृति प्रेमी विचारक माना जाता है।
विचारक माना जाता है। तो प्रकृति प्रेमी विचारक माना जाता है, चरित्रहीन विचारक माना जाता है और अनुत्तरदायी विचारक माना जाता है। इसके जीवन का एक सूत्र था, लिखिए रूसो के जीवन का एक सूत्र था। रूसो के जीवन का एक सूत्र था। क्या सूत्र था? जब कष्ट पड़े तो भाग जाओ। जब कष्ट पड़े तो भाग जाओ। जब कष्ट पड़े तो भैया भाग जाओ। किसके जीवन का सूत्र था? तो रूसो के जीवन का सूत्र था। रूसो को लिखिए, रूसो को भूत का कोई पछतावा नहीं था और भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। रूसो सदैव वर्तमान में जीता था। वर्तमान में जीता था। तो रूसो सदैव वर्तमान में जीता था। उसे भूत की कोई चिंता नहीं थी। पहले क्या किया है, क्या बीत गया, उसे कोई चिंता नहीं थी। वर्तमान की कोई चिंता नहीं थी। इनके उसे जो बीत गया उसका कोई पछतावा नहीं था और जो वर्तमान में वो सदैव जीता था और भविष्य की उसे कोई चिंता नहीं थी। यानी कि मैंने कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो रूसो था, रूसो को भूत का कोई पछतावा नहीं था। जो पहले बीत गया उसका कोई पछतावा नहीं है। वर्तमान में जीता है। भविष्य की कोई चिंता नहीं थी उसको। रूसो के विचारों में आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण मिलता है। लिखिए, रूसो के विचारों में आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण मिला था। आदर्शवाद का मतलब है जो काल्पनिक दुनिया में, आज वो आदर्श में ही है, कल्पनाओं में है, आदर्श में है। यथार्थवाद का मतलब है कि जो करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, साथ ही मैंने जब आपको प्लेटो और अरस्तु पढ़ाए हैं तो मैंने आपको उसमें बताया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो जा करके। ठीक है, तो साथियों आज हम लोगों ने रूसो का क्या देखा? रूसो का हम लोगों ने जीवन परिचय देखा और नेक्स्ट सेशन में हम लोग रूसो के विचारों पर चर्चा करेंगे। रूसो के कौन कौन से विचार थे, किन किन क्षेत्रों पर विचार थे साथियों। ठीक है, और जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं साथियों। आप लोग सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें, वीडियो शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, आपका परिवार है। आप देखिए, आप लोगों को ही पढ़ना है, आप लोगों को ही मेरा सहयोग करना है। यदि आप सहयोग करेंगे तो मेरी आशा है कि जब तक आप सहयोग करेंगे तब तक मैं बहुत अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।